साहब, चूंकि जब हम ऐसे मार्केट में जा रहे होते हैं तो वो लोग काफी क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, तो उसको कैसे इंश्योर करेंगे एक्सपोर्टर होने के नाते? देखिए, जितने इंडिया के जो एग्रीमेंट हो रहे हैं वो सब एडवांस इकोनॉमीज के साथ हो रहे हैं, और एडवांस इकोनॉमीज में कार्बन इमिशन को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, लेबर वेलफेयर, लेबर कंडीशंस, सब पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है। और अगर आपको मार्केट में एक्सेस करना है तो ये आपको देखना होगा। और ये नहीं कि इंडियन प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रॉब्ली हमारे यहाँ उतने स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं किए थे। अब गवर्नमेंट डेवलप कर रही है स्टैंडर्ड्स, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे लागू कर रही है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी बढ़ रही है इन मार्केट को एंटर करने के लिए। इन मार्केट में जैसे बात है कि सर्टिफिकेशन कॉस्ट भी बहुत है, तो इस एग्रीमेंट में बात हुआ, म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात की गई है, जो हमारी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रिकॉग्निशन होगा। तो अगर वो रिकॉग्निशन होता है तो वो कॉस्ट कम आ जाएगी, वो सर्टिफिकेशन इंडिया ही में अवेलेबल होंगे। अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में ट्रेसिंग करके एक उन्होंने नई स्कीम लाई है, जिसमें कि माइक्रो इंडस्ट्री को 95% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन टेस्टिंग गवर्नमेंट बियर कर रही है, जो मीडियम इंडस्ट्री उसका 85% कॉस्ट बियर कर रही है। सो गवर्नमेंट इंडस्ट्री को एनकरेज कर रही है कि आप इस तरह के सर्टिफिकेशन लीजिए। और जैसे अभी दर्पण जैन ने कहा, ये एक हमारी लिए अपॉर्चुनिटी है। हमें ये नहीं देखना चाहिए हमें मार्केट डिनाई होगा, हमें ये देखना चाहिए कि हम इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो बाकी मार्केट भी हमारे लिए एंटर हो। अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए कितने तैयार हैं चड्ढा साहब? क्योंकि आपके जो सेक्टर है, एक्सपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट, वहां पे क्वालिटी कंसर्न सबसे ज्यादा होता है। हाँ, एंड स्पेशली जब ब्रिटिश स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड्स भी तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड से ही आया ना। आफ्टर ऑल वी आर, आवर स्टैंडर्ड्स हैव ओरिजिनेटेड इन स्टील एट लीस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, राइट? सो क्वेश्चन इज, वी आर क्वाइट कॉम्पिटिटिव. Our steel industry is doing very well. Our auto component industry is doing very well. Electrical machinery में हम अच्छा करें. We are in lot of places we are market leaders or near number 2. So we are prepared and we are well prepared to handle the competition and this opportunity that comes. Opportunity जो आएगी हम उसको यूज करेंगे. हम तो ऑलवेज चाहते हैं कि थोड़ा और बेटर होए तो हम और यूज कर लेंगे. लो हैंगिंग फ्रूट जो हमारे चल रहे हैं स्टील के, उसको भी हम और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे. और अपॉर्चुनिटी तो आएगी, हम उसको यूज तो करेंगे एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको एक्सप्लोर करें. आमीन साहब, क्वालिटी आपके लिए भी इशू है क्या? सर, क्वालिटी हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमको जो अभी तक प्रॉब्लम है, जिससे मैंने बताई कि हम ड्यूटी फ्री कंट्रीज के साथ हमारे इश्यूज आ रहे थे, हम वहाँ के अच्छे बड़े ब्रांड्स को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि हम क्वालिटी को हमारे लिए कोई बैरियर बनेगा. और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो FTAs हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और यूके के साथ अभी हुआ है जो बहुत बड़ी मार्केट है, और अभी यूरोप के साथ भी बातचीत चल रही है, इसका फायदा ये पहुंच हुआ है कि काफी जो ताइवानीज कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए हैं. वो अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. तमिलनाडु के अंदर करीब 8 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, वो जो रोज के 50,000 जोड़ी बनाने वाले प्रोजेक्ट आए हैं. उनको डोमेस्टिक मार्केट भी देख रहे हैं और वो एक्सपोर्ट्स भी देख रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताया इन्होंने कि लोग यहाँ के FTA का फायदा उठाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ये अपने आप एक दूसरा साइड इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट का मतलब एक साइड पॉजिटिव पार्ट है जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं. लेकिन ये सारे FTA यूके को जोड़ लें, इससे पहले FTA हुए वो जो आने वाले हैं, वो उसको हम लोग कैसे एक्चुअल एक्सपोर्ट पे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? तो देखिए, हमारी स्ट्रेटजी 3 पार्ट्स में मैं आपको बताना चाहूँगा. पहला तो FTA से टैरिफ जो कंसेशंस हैं वो इमीडिएटली मिलेंगे, तो उन प्रोडक्ट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स को कैसे स्केल किया जा सकता है. आपने क्वालिटी का एक इशू रेज किया. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अभी भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ क्वालिटी का इशू नहीं है. वहाँ पे हमें स्केल करना है, वहाँ पे हमें और एडवांटेज, मतलब प्राइस पे हमें और कम्पिटिटिव होना है. तो स्केल अप करने के लिए हमें क्या डोमेस्टिक काम करना है, उसके लिए हम इंडस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं. दूसरा, जो सर्टिफिकेशन लेना है, कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट हमें अपने उस मार्केट के लिए भी तैयार करने हैं, तो वो एक सेकंड काम है जो हमें करना है. तो उसके लिए हमने क्वालिटी सर्टिफिकेशन का भी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है. उसके अंदर एक सेपरेट वो है, पिलर है, जिसके अंदर सारे एक्सपोर्टर्स को, स्पेशली जो हमारे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, अगर वो वहाँ पे सर्टिफिकेट लेते हैं तो हम उसके लिए उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. वहाँ पे ब्रांडिंग करने के लिए असिस्टेंस है. वहाँ पे अगर कोई मार्केट सर्वे करना चाहता है, इंटेलिजेंस गैदर करना चाहता है, B2B पार्टनरशिप्स करना चाहता है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है वो ये FTAs को कैसे यूटिलाइज करना है, स्पेशली जो हमारे स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उसको फोकस में रखते हुए उस पर काम कर रहा है.
तो इसको कैसे ये इंश्योर करें कि हमारा जो यहाँ पे स्केल के लिए जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो इनिशिएटिव जितना जल्दी से जल्दी वो लागू हो सके। स्केल एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है। यहाँ भी कई लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, जो बाहरी कंपनी आते हैं, बड़े स्टोर लगा रही है, तो कहती है हम बड़ी मात्रा में कुछ मांगते हो तो यहाँ पे कोई एक्सपोर्टर उसके लिए डिलीवर करने वाला होता है, चाहे घरेलू प्लेयर भी नहीं होते। इसको कैसे आप लोग क्या कुछ स्कीम लाएंगे, कुछ इंसेंटिव करें, क्योंकि कई सारे FTA आप कर रहे हैं, एक नहीं है। जी, तो एक तो हमारे FTAs कई सारे हो रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे सारे FTAs को मिला के कितना बाजार खुल रहा है, अगर आप उसकी कल्पना करेंगे तो आज मोर देन 60% ऑफ द ग्लोबल मार्केट हमारे बिजनेसेस के लिए ओपन हो गई। इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ, 60% ग्लोबल मार्केट ओपन हो रही है, तो आप कैसे जाएंगे हम? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी अभी लास्ट 2 सालों में क्रिएट हुई है, तो सब बिजनेसेस भी देख रहे हैं। अभी जैसा अमीन साहब ने कहा कि बड़े बड़े प्लांट जो है उसकी इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखिए, बिजनेसेस सिग्नल देखते हैं कहाँ से वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कहाँ से वो कंपेटिटिव टर्म्स पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और एक और बात, मैं जो आप सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट की बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट एक है, इन्वेस्टमेंट से टेक्नोलॉजी आएगी, उससे मशीन्स आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने भी तो कंसेशन दिया है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमें ही कंसेशन मिला है, तो हमने कंसेशन दिया है, तो हाईटेक मशीनरी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूके से, यूरोप से, उन मशीनों से हमारी प्रोडक्टिविटी सस्ती में आएगी, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हमारा जो स्केल है वो भी बढ़ेगा, वहाँ के बिजनेसेस भी आके इन्वेस्ट करेंगे, उनके ग्लोबल नेटवर्क्स हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक सारा पॉजिटिव साइकिल है जो बनेगी। FTA से टैरिफ्स कम हो रहे हैं, बड़ा बाजार बन रहा है, लोगों को मिल रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। हमारे यहाँ वैसे ही लेबर एंड अदर थिंग्स आर वेरी वेरी कंपेटिटिव। तो आई थिंक दिस इज अ सर्कल विच विल फीड इनटू इटसेल्फ एंड विल जनरेट अ बिग एक्सपोर्ट। साहब साहब तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ एक चीज ये इंडस्ट्री बिल्कुल तैयार है, और शायद लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हमें बड़ा चैलेंज है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत वाइब्रेंट है, हमारा परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है, मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है। तो इसलिए जोर देकर हमें खाली एक्सपोर्टर हैं वो आमतौर पे MSME एक्सपोर्टर ज्यादा है। इतने बड़े स्केल पे प्लांट लगाना, इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करना बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव काम होता है। देखिए, अब जिस तरह का इंडियन मार्केट बढ़ रहा है, जिस तरह की इंडिया की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आना होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना पड़ेगा। तो शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इन कंट्रीज के साथ जिनके साथ कर रहे हैं वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा ना, खाली ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत आएगा इन ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू, और उस इन्वेस्टमेंट के आने के लिए हमारा डोमेस्टिक मार्केट भी उनको अट्रैक्ट करेगा, और वो ग्लोबल कैपेबिलिटी जो डेवलप करेंगे इंडिया से, शायद वो ना खाली अपने कंट्री को एक्सपोर्ट करें, वो ग्लोबली इंडिया से ही एक्सपोर्ट करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, वो है आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के। इसमें आपके प्रोडक्ट के काफी ज्यादा डिमांड रहते हैं यहाँ पे। जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है तो इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह के, वहाँ पे ये कहा गया है कि वहाँ की कंपनी, यूके की कंपनियों को हम लोग L2 कैटेगरी में रखेंगे, 20% वाले में। तो उससे कंसर्न जताया जा रहा है, मुझे नहीं पता कितना सही कितना गलत है कंसर्न है, कि यहाँ के जो छोटे मझोले कारोबारी हैं जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, अब उनको यूके कंपनियों से कम्पीट करना पड़ेगा, जो कर नहीं पाएंगे तो उनको नुकसान होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, कई आलोचक कह रहे हैं। नहीं, मैं तो अपनी इंडस्ट्री की इंजीनियरिंग की बात करूंगा, इसलिए तो नहीं करें दर्पण जान साहब बैठे। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा स्टील सबसे चीपेस्ट है कंपेयर टू यूके, कॉस्ट ऑफ लेबर हमारा चीप है कंपेयर टू यूके, हमारी पावर चीप है कंपेयर टू यूके। तो आई डोंट थिंक कि यूके का कोई कंपनी आके इंडिया के कंपनी के साथ compete कर पाएगा। वो तो अगर हमें दूर दूर से भी नहीं। इनफैक्ट साहब आप भूल जाइए कॉमर्स मिनिस्ट्री में बैठे हैं सर। हम लोग आज भी यूके में सप्लाई कर रहे हैं डिफेंस में, और उनकी कंपनी से कंपटीशन करके जूते सप्लाई कर रहे हैं। तो वो तो जैसा बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो यूके तो हमसे कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। अजय शाह साहब बोलिए, फिर दर्पण जान साहब को फंसाऊंगा मैं। ये एक बहुत लोग कंसर्न जता रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर क्लैरिटी आ जाए। एक ये क्लैरिटी इसमें ये भी आ जाए, जो MSMEs का प्रोक्योरमेंट है उसको इससे एक्सक्लूड रखा गया है। तो जो अभी जब 200 करोड़ मतलब जो 200 करोड़ तक जहाँ पे SMEs, इंडियन MSMEs को जो दी गई है, उस प्रोविजन को नहीं, MSME के लिए जो रिजर्व था वो रिजर्व होगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो
एमएसएमईज को वो घबराने की जरूरत नहीं है कि इनका वो मार्केट जाएगा। लेकिन ये भी समझिए जब भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आता है तो हमेशा एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप करती है। तो ये हमारे एमएसएमईज को जब भी हब एंड स्पोक मॉडल बनेगा, तो जैसे हमने ऑटोमोबाइल में देखा है, जब मारुति आई, जब सुजुकी आई, तो कैसा हमारा ऑटो कंपोनेंट सेक्टर बढ़ा है। तो आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो एमएसएमईज के लिए प्रचुर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा। हालांकि ऑटो के लिए ऑस्ट्रेलिया का भी एग्जाम्पल दिया जाता है, जहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट किया गया और ऑटो सेक्टर के लिए खोला गया। ऑटो सेक्टर वहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे, बाद में नेट इंपोर्टर बन गए। नहीं, बट हमारे यहाँ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है इन सेक्टर्स में, क्योंकि इन जितने भी सेक्टर्स हैं लेबर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है, स्किलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट, जो इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन है। धर्मेंद्र जैन साहब, दो सवाल आ गए आपके लिए। एक तो जो हमने कहा पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के, ये बहुत लोग कंसर्न जता रहे हैं। कुछ सफाई इंडस्ट्री की तरफ से आई जो खुद बहुत चिंतित दिख नहीं रहे, लेकिन जो लोग चिंता जता रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे आप? मेरे ख्याल से इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। इसमें 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। पहला, जैसे कहा साहे जी ने, इसमें एमएसएमई के लिए जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी है उससे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इंडिया कैन मेंटेन द सेम पॉलिसी, तो उसमें वो पूरा कार्व्ड आउट है इसके अंदर से। दूसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्टेट लेवल पे अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ सेंट्रल के प्रोक्योरमेंट के लिए अप्लाई होता है। और सेंट्रल के प्रोक्योरमेंट में भी कुछ एंटिटीज के प्रोक्योरमेंट पे अप्लाई होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं, उस पे अप्लाई नहीं होता है। पीएसयू पे अप्लाई नहीं होता है। सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई होता है, तो वो लिस्ट उसके अंदर है। तो ये मैं एक सेकंड क्लैरिफिकेशन बड़ा अच्छा इन्होंने सफाई दी। एक तो ये स्टेट लेवल पे लागू नहीं होगा, दूसरा पीएसयूज पे लागू नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट पे लागू होगा। प्रोक्योरमेंट पे लागू होगा और कुछ एंटिटीज पे लागू होगा। तीसरा, एक थ्रेशोल्ड के ऊपर ही लागू होगा। जैसे 5.5 करोड़ से ऊपर का अगर गुड्स एंड सर्विसेज कोई डिपार्टमेंट प्रोक्योर करता है तो वहीं पे सिर्फ ये लागू होगा। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है 60 करोड़ से ऊपर का अगर है तभी ये लागू होगा, तो उसके नीचे ये लागू नहीं होगा। ये तीसरा मतलब इसके अंदर सेफ्टी वैल्व है। चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लास 2 क्या होता है। क्लास 2 वो होता है जो 20% से 50% के अंदर वैल्यू ऐड करता है। जो 50 से ऊपर वैल्यू ऐड करता है वो तो क्लास 1 सप्लायर है, उसमें कोई कंसेशन नहीं है। उसमें इंडिया का जो सप्लायर है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा क्योंकि वो 50% से ज्यादा वैल्यू ऐड करता है। जो क्लास 2 सप्लायर है, और क्लास 2 सप्लायर को हम कहाँ पे अलाउ करते हैं? इंडिया की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसमें क्लास 2 सप्लायर वहीं पे अलाउड होता है जहाँ पे क्लास 1 सप्लायर है नहीं, जहाँ पे लोकल कैपेसिटी उतनी है नहीं, वहीं पे अलाउ होता है। तो आप उसको अगर इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को भी नुकसान होगा, बल्कि गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट और अच्छी भी हो सकती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर पूछूं आपसे, क्या आपने कोई ऐसी स्टडी करवाई थी कि जिस कैटेगरी को आपने ओपन किया है उस कैटेगरी में कितने एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडियन एमएसएमई? तो एमएसएमईज तो क्योंकि इससे पूरा बाहर ही हैं। अच्छा, इसमें एमएसएमई आते ही नहीं थे? एमएसएमई को जो भी हम प्रेफरेंस देते हैं अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है उनको अफेक्ट ही नहीं करता है। मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ जी कि यूके के जिन कंपनियों के लिए हमने L2 के लिए ओपन किया है मार्केट, वैसे कितने टेंडर यहाँ पे होते थे जिसमें भारत के एमएसएमई पार्टिसिपेट करते थे? नहीं, वो मेरे ख्याल से एक डेटा का विषय है। वो अब हम, क्योंकि अब हमने खोला है तो अब हमें देखना होगा कितनों में वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम कह नहीं सकते कि वो कितनों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बट हमने जो खोला है, जिन जिन डिपार्टमेंट्स का हमने इसके अंदर प्रोविजन रखा है, वो सब नॉन सेंसिटिव एरियाज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ऐसा हमें चिंता करने का। एक और चिंता जो जताई जा रही है, मैं नहीं जता रहा हूँ, पहले मेरे बिले मत करिएगा, वो ये है कंपलसरी लाइसेंस को लेके। लोग कह रहे हैं कि उसकी शर्तों में जिस तरीके से ढील दी गई है, तो यहाँ पे पेटेंट वाले ड्रग जैसे प्रोडक्ट होते हैं वो बड़े महंगे होंगे, चूंकि सरकार विशेषाधिकार का प्रयोग करके कंपलसरी लाइसेंस देती थी। अब उस अधिकार को सीमित कर दिया गया इस ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए। नहीं, आई थिंक ये अगेन ये जो विषय है ये कुछ ठीक से नहीं पढ़ा गया है। समझाइए समय। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग में कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। सरकार की जो कंपलसरी लाइसेंसिंग की नीति है, जो हमारा पेटेंट लॉ है, उसमें कोई ढील नहीं दी गई है। उतना ही स्ट्रांगली गवर्नमेंट यूज कर सकती है कंपलसरी लाइसेंसिंग को। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी कंपलसरी लाइसेंसिंग पे सीधा नहीं जाती है। गवर्नमेंट हमेशा एक्सप्लोर करती है कि कैसे बाकी ऑल्टरनेटिव्स को यूज किया जाए। ये
सिर्फ यूके ट्रेड डील की बात नहीं है, ये इंटरनेशनली भी हम लोगों का एक तरह से एंगेजमेंट्स में रहा है कि पहले हम चाहेंगे कि वॉलंटरी लाइसेंसिंग हो। अगर कोई कंपनी जो है कोई चीज़ बनाती है तो वो वॉलंटरली जो भी कंपनीज को अपना लाइसेंस देना चाहे वो दे, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो गवर्नमेंट के पास पूर्ण अधिकार है कि वो कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सके। इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। इसमें आखिर इस ट्रेड एग्रीमेंट में किया गया है इससे जुड़ा? उसी को बस रीइटरेट किया गया है जो ऑलरेडी हमारी लेट डाउन पॉलिसी थी। देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें जो हमारी लेट डाउन पॉलिसी होती है, बहुत सारे हमारे जो WTO एग्रीमेंट के ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम लोग रीइटरेट करते हैं दोनों पार्टीज के बीच में। तो इसमें कोई ऐसी नई ढील या नया सिग्नल नहीं दिया गया है, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा ज्यादा वैसे देखा जा रहा है। अजय साया साहब, ये तो सरकार के पक्ष से हैं, बोलेंगे, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल जो ये कह रहे हैं वही है। शायद काफी तरह की भ्रांतियां हैं इस चीज को लेके हैं, और इनका जो क्लैरिफिकेशन है वो जब आपके चैनल के थ्रू चलेगा तो काफी ये भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। एक्सपोर्टर को चिंता करने की जरूरत है, MSME जो है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। MSME को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये भी देखिए, जैसे हमने बताया कि 20% की बात है, इस तरह से जॉइंट वेंचर भी ज्यादा आएंगे। वो इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर प्रोक्योरमेंट के लिए बिड करेंगे। तो आप एक तरह देखिए, हमारे इंडियन MSMEs भी हैं, उनके पास इक्विटी भी आ सकती है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, उनको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल सकता है। तो देखना हमें कि हम सिक्के का क्या पहलू देखना चाहते हैं। ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हो, ऐसे देखना होगा। बिल्कुल। एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, हमें सिर्फ ये सब चीजें डिफेंसिव माइंडसेट से नहीं देखनी चाहिए। हमारे बड़ा बाजार उसे भी देखना होगा। अब आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कह रहे हैं कि हमें डर है कि हमारे यहाँ का बिजनेस कहीं यूके की कंपनीज ना ले लें, बट आपके लिए भी तो बिजनेस खुल रहा है यूके का। यूके का आज $100 बिलियन से ऊपर का प्रोक्योरमेंट है, उसमें भी तो हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो हम लोग, याद ही है जब फ्लाइट में चढ़ते तो कहते हैं हवा का दबाव कौन, तो पहले नाक पे अपना मास्क लगाई फिर बाकी को लगाई, तो पहले अपना बाजार प्रोटेक्ट करेंगे फिर तो बाकी का देखेंगे। चड्डा साहब, आपका भी सेक्टर बड़ा सेंसिटिव इस मामले को लेकर। सर, अभी ये है कि हमारा सेक्टर जो है, जैसे मैंने बताया, हमारा कॉस्ट ऑफ स्टील लोएस्ट है, एनर्जी कॉस्ट लोएस्ट है, लेबर कॉस्ट लोएस्ट है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक आइटम जो आपकी दादी और मेरी दादी बोलते थे कि कटलरी है तो वो शेफील्ड की स्टेनलेस स्टील वाली है, उससे बेटर कुछ नहीं। अब शेफील्ड की स्टेनलेस स्टील वाली कटलरी स्टील तो अभी इंडिया से ही लेती है, स्टील प्लांट तो उनके पास बचा ही नहीं स्टेनलेस स्टील। हालात बड़ी तेजी से बदले हैं। पहले उन्होंने मेड इन चाइना कह के नाक मुंह सिकोड़ते थे, वही मेड इन चाइना घर घर में घुस चुका है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं, ठीक है, पर अब हमारे ख्याल से एज फार एज यूके की कंपनीज आर कंसर्न, competition wise I think India is well prepared, well suited, there is no problem with it. हमको पॉजिटिव फ्रेम में उनकी मार्केट देखनी चाहिए, ये नहीं हम देखें कि हमारी मार्केट जाएगी, बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस में बड़ा अच्छा